हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्ट 2 है 13 जुलाई 2020 का एडिटोरियल डिस्कशंस का। इसमें मोस्टली करंट अफेयर्स ही है और पहले वाले में एडिटोरियल्स ज़्यादा था और काफ़ी लंबा हो गया था, जिस वजह से हमने उसको कट करा। पहले वाले में हमने 1, 2 और 3rd जो आर्टिकल है उसमें हमने डिस्कस करा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहला आर्टिकल नहीं देखे हो पार्ट, तो उसको देखो एक बार, क्योंकि उसमें हमने लास्ट में दीनदयाल अंत्योदय योजना, फिर रिलेटेड स्टडीज़ में आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या क्या चैलेंजेस है अभी फ़िलहाल, वो सब हम डिस्कस करा। फिर ईयू चाइना डायलेमा डिस्कस करा, जो कि पी अगर आपका आईआर ऑप्शनल है, नहीं तो फिर भी जीएस 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट वाले में हमने सीबीएसई जो कट करा है, तो उसमें हामिद अंसारी साहब का आर्टिकल है, उसको भी हमने डिस्कस करा था, काफ़ी बढ़िया था। इस वाले में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सोलर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इंडिया जो है लीड कर सकता है और आगे क्या क्या हमारा पाथ होना चाहिए सोलर पैनल के ऊपर। कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, सही है। फिर फिफ्थ वाला डिप्लोमेटिक बैग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है और उतने खुल के नहीं लिखा हुआ है उसमें कि स्मगलिंग हो रही थी गोल्ड की, उसके ऊपर तो डिप्लोमेटिक बैग्स का जो चैनल है उसको यूज़ किया गया था, तो वो क्या होता है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिसेबल्ड एससी एसटी जो कोटा है उसका जो अब उसका जो फ़ायदा है वो अब डिसेबल्ड लोग भी उठा सकेंगे, क्योंकि वो भी जो है सोशली बैकवर्ड होते हैं। उसके ऊपर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग नेट ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में। तो चलिए हम अपना डिस्कशन अब शुरू करते हैं सोलर पावर से। तो ये अभी आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेवा में एमपी में जो है रेवा में एमपी में इनॉग्रेट किया था एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा, इनॉग्रेट करा, जिसके अंदर 750 मेगावाट का हम लोग ग्रीन एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके ऊपर राइटर को याद आती है कि हम लोग किस प्रकार से पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये वादा करके आए थे कि 2022 तक हम लोग 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से और भी जितने प्रॉब्लम्स हैं उस सब की वजह से 50 गीगावाट से ज़्यादा हम लोग 2024 तक भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। तो जिस वजह से इंडिया को अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम लोग और भी ज़्यादा सोर्स कम से कम 35 गीगावाट का हम लोग बैठाएँ नया प्लांट, और कैसे-कैसे करके हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो ये जो हाई एम्बिशन है उसके लिए जो 100 गीगावाट को 2022 तक का, मान लीजिए 2022 नहीं 2024 तक भी अगर हम लोग लेते हैं, तो 2024 तक में हम लोग जो 100 गीगावाट को अचीव करने का जो हमारा एग्रेसिव एम्बिशन है, तो इसके लिए हमें एग्रेसिव पॉलिसी भी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें राइटर 2 स्टोरी के बारे में ज़िक्र करते हैं। पहला ईयू जो आपका यूरोपियन यूनियन है, और दूसरा चाइनीज़ का जो स्टोरी है, क्योंकि 1990 में चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉमिनल मार्जिन पे था कि जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल हैं। और उस टाइम पे जो उसकी पॉपुलेशन थी और बाकी के जो फीचर्स थे वो हमारे जितने ही थे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास वो रॉ मटेरियल्स नहीं है पॉलीसिलिकॉन, जो उनके पास पहले काफ़ी बढ़िया मात्रा में थे। लेकिन अभी सिर्फ रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोग अभी इंपोर्ट करते हैं, जो हम लोग को अभी आत्मनिर्भर होना उसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम लोग जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक फिर हमारा डोमेस्टिक लेवल ही स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो हमें डोमेस्टिक लेवल पे एमएसएमई और ये सब को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल। तभी जो है कि आगे चल के एक्सपोर्ट सेक्टर में हम लोग उसमें आगे काम कर सकते हैं। क्योंकि चाइना ने भी ऐसे ही किया था। चाइना ने ऐसा किया था कि वो पहले अपने डोमेस्टिक सेक्टर को, अपने पॉपुलेशन को और सब भी जगह अपनी जगह अपने इनसाइड कंट्री में भी आप देखिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अगर सोलर पैनल का कोई यूज़ करता है सोलर एनर्जी का, तो वो चाइना यूज़ करता है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। आप वो जो डाटा अगर आप देखोगे, गूगल करके देखना, मैं इसको डालना भूल गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा चाइना जो है उस चीज़ को यूज़ करता है, और बाकी के कंट्रीज़ बहुत पीछे हैं उसमें। हम लोग भी उसमें कहीं न कहीं टॉप 10 में आते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत पीछे हैं उसमें। तो ये सारा कुछ वो लोग सबसे पहले इसी तरह के शुरू किया कि वो अपने एमएसएमई और जितने जो उसके डोमेस्टिक मार्केट है, उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं, उसको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पहले उसने आज़माने का काम करा। फिर उसके बाद जो है उसमें जब उन्होंने एक्सपर्टीज़ पा लिया, तो आप बाकी दूसरे कंट्रीज़ में वो अपना
प्रैक्टिस करना शुरू करे, जैसे यूरोपियन यूनियंस में, इंडिया में, सब जगह काफ़ी चीप रेट में वो लोग प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिए। तो इंडिया को भी यही करने की ज़रूरत है। अब फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नए नए तरीके से आप किस प्रकार से उस चीज़ को, सोलर पैनल्स को आप प्रोवाइड करवा सकते हो डोमेस्टिक घरों में, और फिर आपके शॉप्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में। तो वो एक इनोवेशन चाहिए जो कि अवेयरनेस अभी फ़िलहाल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देते हैं इसमें कि हम लोग अगर अगर विंडोज़ बनाएँ, अगर कुछ एक मतलब इनोवेटिव विंडोज़ बनाएँ जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा वो सोलर पैनल जो है उसमें लगे हों, और खिड़की में जैसे हम लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उसकी जगह सोलर पैनल अगर लगा हो, तो उसमें वो खिड़की का भी काम करेगा और वो सोलर एनर्जी लेकर के ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो इससे और आगे फिर टाइल्स भी हम लोग लगा सकते हैं जो कि हम छत के ऊपर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पानी का टंकी बनाते हैं वो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब से क्या है कि हमारा घर अच्छा भी लगेगा, और ऊपर से ग्रीन एनर्जी भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ के साथ, और हमारा डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है फोटोवोल्टेक्स प्लेट्स का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सब सारा कुछ स्ट्रैटेजिक जो एक डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसा इंडिया जो है वो पहले भी कर चुका है कि हम लोग ग्लोबल सोलर अलायंस जो हम लोग लॉन्च किए, इसमें 120 से ज़्यादा नेशन जो है हम लोग के साथ पार्टनर हुआ था। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी करने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे चल के जो अभी फ़िलहाल हम लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा रहे हैं आपके वियतनाम, कंबोडिया, ऐसा कैसे कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे हम लोग कुछ दिन के बाद, हो सकता है 5-6 साल 7 साल के बाद, वहाँ पे हम लोग अपना सोलर पैनल्स का वहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर पाएँ। अगर इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और एग्रेसिव पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो आगे इंडिया जो है रैपिडली एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अपने कॉम्पिटिटिवनेस में ला सकता है, ग्लोबली और डोमेस्टिकली भी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, डिप्लोमेटिक बैग्स क्या होता है। जैसे हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि डिप्लोमेटिक बैग्स के थ्रू स्मगलिंग हो रही थी सोने की। डिप्लोमेटिक बैग होता क्या है? डिप्लोमेटिक बैग देखिए, कोई भी अगर दूसरे दूतावास में, जैसे हाई कमांड्स है दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ सीक्रेट मैसेज भेजना होता है, तो मेल, अगर वो कोई लेटर ये सब कुछ होता है, तो वो छोटा बैग में भर करके केबिन में चला जाता है डायरेक्ट पायलट के पास। तो वो डिप्लॉक कहते हैं उसको, डिप्लॉक। और उसको किसी को भी खोलने की कुछ मतलब परमिशन नहीं होती, और मोस्टली जो लेटर्स होते हैं वो मतलब कोडेड लेटर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज से होते हैं, वो कोडेड लेटर्स होते हैं, उसको आम जनता पढ़ भी नहीं सकती है, उसको डेसिफर भी नहीं कर सकती है, वो वैसे लिखे होते हैं। और नॉर्मल जो होते हैं वैसे उनको कोई सिक्योरिटी को खोलने का कोई अलाउ नहीं होता। और दूसरा, जो अगर भारी कोई होता है, कोई बक्से में गया कुछ वैसा कुछ अगर सप्लाई हो रहा है, तो उसको कोई सिक्योरिटी जो है वो टच नहीं करेगा, ना कोई खोलेगा। जैसे वो पहुंचेगा, जैसे वो वहाँ पे इमिग्रेशन में, तो आपको जैसे पता होगा कि एयरपोर्ट से जैसे ही अगर बैगेज आप डालते हो या फिर उठाते हो, तो वो चेक होता है, स्कैन होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। लेकिन डिप्लोमेटिक बैग्स और पार्सल्स को कभी स्कैन भी नहीं किया जाता है, ना ही चेक किया जाता है, वो वैसे ही जाता है। तो उसमें सोने की सप्लाई हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी। तो अभी एनआईए ने ये चीज़ डिटेक्ट किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और ये चीज़ के पीछे वो बता रहे हैं कि काफ़ी ऑर्केस्ट्रेटेड माइंड जो है, और सीरियस इसके अंदर हमें खोजने की ज़रूरत है कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। और पिछले 1 साल के अंदर ये 2-3 बार, दूसरी तीसरी बार जो है ये पकड़ाया गया है। फिलहाल दुबई इंडिया के बीच में ये सारा कुछ पकड़ा गया है, और आगे जो है अभी जांच चल रही है, तो इसके ऊपर कुछ अगर एक्सटेंसिव रिपोर्ट आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एसटीएससी कोटा के अंदर जो बेनिफिट्स है, अब वो उनको उस उनके जैसा ही बेनिफिट अब फिजिकली डिसेबल्ड को भी मिलना शुरू होगा। जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट आई है, 2012 की जजमेंट थी अनामोल भंडारी माइनर के ऊपर। तो उसके एवज में ही, उसके ही जो स्ट्रिंग में ही ये सारा ये डिसीजन आया है। 3 जजेस की बेंच बैठी है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन थे, उनके उनकी ये बेंच थी, उसके अंतर्गत ये सारा कुछ। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसका ये है कि आर्यन राज एक एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जिसके अंदर वो उनको 40% चाहिए था एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जबकि एसटीएससी को 35% चाहिए था। तो उन्होंने वही इसी चीज़ पे उन्होंने फाइल किया था केस। और वो उनको जो है वो केस में वो अब जीत गए हैं। और जिसके ऊपर कहा गया है कि ये जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोशली बैकवर्ड होते हैं, जो कि आम जनता जैसे जो फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो संपन्न लोग हैं, वो लोग जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं सोसाइटी में, उस प्रकार का वो कॉम्पिटिटिवनेस
फिज़िकली डिसेबल लोग कहीं न कहीं नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर कहीं न कहीं वो पिछड़ जाते हैं, जो हर जगह पे हर इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट्स या फिर आपके गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें वो लोग जो कुछ-कुछ तरह प्रकार के जो नॉर्म्स अपना लगाते हैं, तो वो सब नॉर्म्स में वो लोग कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं, जिस वजह से उनको वो सारा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपको पता होगा, आप यूपीएससी की भी अगर या फिर एसएससी का कहीं का भी अगर आप फॉर्म देखोगे तो उसमें बहुत सारे उसमें नियम होते हैं कि क्या-क्या नियम अगर आप फॉलो करते हो तभी आपको फिज़िकली डिसेबल माना जाएगा। तो उसमें वो पिछड़ जाते हैं, तो उसी के ऊपर ये सारा कुछ उनका था, और अब ऐसा हो गया कि अगर फिज़िकली डिसेबल किसी भी कायदे से अगर आप हो, तो उसमें आपको एसटी, एससी वाला जो बेनिफिट्स है वो आपको भी मिलना शुरू होगा, और कोटा वो सब सारा कुछ पहले जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, तो इसमें एक और टर्म जुड़ जाता है, एमिकस क्यूरे। तो ये थोड़ा जानने लायक चीज़ है, ये जुडिशियल टर्म है। एमिसी क्यूरे क्या होता है, ये एक, जैसे अगर आप इसको डेफिनेशन से देखो तो ये एक ऑफरिंग है, एक्सपर्टीज़ एक है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी को बुलाती है कोर्ट, या फिर कोई भी खास ज़्यादातर में कोर्ट ही बुलाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे फील्ड में कुछ चर्चा हो रही है या फिर जजमेंट लाना है जिसमें उनके कोर्ट की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो एक्सपर्ट एक आदमी को बुलाते हैं वो लोग अपनी तरफ से, और वो उसमें अपने जो इनसाइट्स हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस वाले केस में रंजन मानी एडवोकेट हैं, आपके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इसमें अपना व्यू दिए हैं कि ये जो जजमेंट आया है, इसमें डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी ह्यूज फ्लिप है, जिसमें उसका वो बेनिफिट जो है वो काफ़ी अच्छा वो उठा पाएंगे एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन सेक्टर्स में। नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल है हमारा नेट ग्रिड के ऊपर, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो अभी अमित शाह ने ये अभी उन्होंने बताया है ये एक इंटरव्यू के दौरान कि एक हम लोग एमओयू साइन किए हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड जो है, उन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है कि आगे से, जैसे कि फर्स्ट ये सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था नेट ग्रिड के बारे में 2009 में, और उस टाइम पे आपकी कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदम्बरम उसमें ये सारा कुछ उसको मटेरियलाइज़ किए थे, लेकिन उतने दिन से ये सारा कुछ जो है कि डिले होते-होते अब जाकर ये चीज़ मटेरियल मतलब ये फाइनलाइज़ होने का पुश पा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। अब देखिए ये क्या काम करता है, जो नेटग्रिड है वो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनेगा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, जो कि एसेस करेगा आपको किसी भी, जिसको भी ज़रूरत होगा, मतलब जिसको भी ज़रूरत नहीं होगा, मतलब खास जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंटर लेवल के 10 डिपार्टमेंट हैं, वही इस चीज़ से डाटा निकाल सकते हैं। और ये इमिग्रेशन के लिए, जैसे कोई बाहर कंट्री से अगर कोई आया है, वो क्रिमिनल है कि नहीं है, वो सारा कुछ जो है, अगर एफआईआर उसके नाम पे कहीं भी 14,000 पुलिस स्टेशन इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर उसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, तो वो लोग जो है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के ऊपर वो लोग अब से एफआईआर के ऊपर वो सारा कुछ अपलोड करेंगे वहाँ के पुलिस स्टेशन, और वो डायरेक्ट जो है नेटग्रिड से वो एसेस कर पाएंगे जो भी संस्था जो उसके बारे में जानना चाहती है कि ये आदमी के ऊपर में कुछ भी इसका बैकग्राउंड है कि नहीं है। और वो सिर्फ यही एफआईआर का बैकग्राउंड नहीं आएगा, उसके पीछे उसका बैंक बैंक रिकॉर्ड, फिर कहाँ पे उसका बैंक है नहीं है, उसके घर में कौन-कौन लोग हैं, फिर उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, पैन कार्ड, ये सारा कुछ जो है, आधार कार्ड, ये सारा कुछ उनके बारे में रिज़ल्ट निकल कर के आ जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ सवाल भी पूछते हैं कि ये कितना ज़्यादा सेफ़ है, इसमें कुछ डाटा लीक तो नहीं करता है? तो ये बताते हैं, अभी फ़िलहाल जो हम लोग अगर कोई ऐसा डाटा चाहिए होता है, तो हम लोग जीमेल के थ्रू वो चीज़ जो मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट जिससे भी वो माँगे, तो वो जीमेल के थ्रू उनको भिजवाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बीच में जीमेल जो है थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो उसमें कहीं से कुछ लीक हो जाए। लेकिन जो नेटग्रिड है वो एक सिक्योर चैनल बना रही है, जिसका जो डाटा जो बेस है वो बैंगलोर और दिल्ली में होगा। तो जिस वजह से थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट का कोई चांस नहीं है, और एमओयू के वजह से जो है कि फेडरल सिस्टम, तो मतलब ये पूछते हैं कि फेडरल सिस्टम कुछ हार्म तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो इसके ऊपर भी कहते हैं कि नहीं, ये कोई भी फेडरल सिस्टम आपका वायलेट नहीं करता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो लीगल प्रोविजंस है उसके तहत एफआईआर जो है वो सारे पुलिस स्टेशन शेयर करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट और जुरिसडिक्शन। तो एफआईआर, तो हम लोग एफआईआर ही माँग रहे हैं और तो कुछ माँग नहीं रहे हैं, तो एफआईआर तो मिलेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी दिन पहले से ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो माँगती थी। एयरलाइन कंपनीज़ जो हैं उन उन वो हमेशा ही इस चीज़ को डिमांड किए हैं, क्योंकि बाहर दूसरे कंट्रीज़ में इस चीज़ को मतलब वो लोग देते थे। लेकिन इंडिया में ये चीज़ आने में थोड़ा लेट हो गया। फिलहाल अब जो है नेटग्रिड हमारा जो है अब वो
दिसंबर से ये लाइव हो जाएगा चैनल, और इसके अंतर्गत जो है 10 सेंट्रल एजेंसी इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर रिसर्च एनालिस्ट विंग, रॉ, ये लोग सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म से अपना डाटा जो है प्रोक्योर कर पाएंगे, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी में और फिर ट्रांजैक्शन में काफ़ी बड़ा अच्छा पुश मिलेगा। तो नेटग्रिड में करीब टोटल 21 ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लिया जाएगा, और वो इंक्लूड, जैसे हमने बताया कि टेलीकॉम क्या क्या वो बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं, जो भी उनका जो डाटा है, रिकॉर्ड है, टैक्स रिकॉर्ड, ये सारा कुछ, बैंक, इमिग्रेशन, सब कुछ वो डाटा जो उसके अंदर सम्मिलित रहेगा। और उसके अंदर वो कोई भी तीसरा आदमी का उसके अंदर कोई और दो एजेंसी के अलावा जिसको चाहिए होगा और जो देगा, उसके अलावा और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, एजेंसीज भी, डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये सारा कुछ फ़ायदा। और जैसा कि कुछ दिन पहले से पहले से हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि जो हम लोग को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सॉल्यूशन चाहिए हमारे क्राइम और क्रिमिनल ये सब सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशंस में, तो ये एक काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी, मतलब इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में। और इसके ऊपर अगर और आगे जैसे कोई भी खबर आती है तो हम लोग आपको इसमें डिस्कशन में लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।